तो 78 वॉलेंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से ये नमक यात्रा शुरू की। वो एक दिन में 10 मील चलते थे, तो 24 दिन में वो वहां पहुंच गए। और जब वो चले 78 के साथ, लेकिन जहां जहां से वो चले पब्लिक उनके साथ जुड़ती चली गई और ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर फैल गया। ठीक, और दांडी तट पर जाकर इन्होंने नमक बनाया, पानी उबाला और उनका जो कानून था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकती है, उस कानून को तोड़ दिया। यह बात समझ में आती। अब आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, क्या रुकावटें थी। इसकी सबसे बड़ी रुकावट ये थी, इस आंदोलन में निम्न जाति के लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। हरिजन जो निम्न जाति के लोग थे, सबसे बड़ी ये बात थी कि इस आंदोलन में निम्न जाति ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई कारण बता सकता है बच्चे? यहाँ बोलिए, हेलो बोलो बच्चे। मैम क्योंकि उन्हें असहयोग आंदोलन से बहुत नुकसान हुआ था। नहीं, दूसरा कोई और बच्चा बताएगा? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि इस आंदोलन में मजदूर वर्ग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपने क्या रीजन बताया था मुझे, बोलिए। क्योंकि कांग्रेस उद्योगपतियों के अधीन। हाँ, तब मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे कि स्टार्टिंग में कांग्रेस ने हाँ बोलो बोलो मैम, क्योंकि वो अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे। नहीं, तब मैंने एक बात बताई थी कि जो कांग्रेस है स्टार्टिंग से उसका ये आरोप लगा है कि वो उद्योगपति और ऊंची जाति के लोगों को सपोर्ट करती है। ठीक, यानी जो ऊंचे लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, ब्राह्मण बनिए, इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो जो अछूत थे, है ना, जो अछूत थे, उनको लगता था कांग्रेस एक ऊंची जाति की पार्टी है, ये हमारे बेनिफिट की बात नहीं सोचेगी, तो हम इसके मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करें, है ना, हम क्यों इसको सपोर्ट करें। तो क्योंकि अछूतों के दिमाग, और ये आप अगर देखें तो एक्चुअल में ये बात हमें सही भी लगती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन देखेंगे जो बॉम्बे में हुआ था, वहां पर भी हम देखेंगे जितने भी मेंबर थे सारी ऊंची जाति के लोग थे। ठीक, और ये इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ ज्यादा जुड़ी हुई थी, उद्योगपतियों के साथ ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो यही कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अछूतों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको ये लगा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये आंदोलन ऊंची जाति का आंदोलन है। जब ये बात हुई तब गांधी जी को एहसास हुआ कि नहीं, अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें भारत के समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए, है ना, ये नहीं कि केवल ऊंचे जाति के लोगों का ही हमें साथ चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें अछूतों का भी साथ चाहिए। तब गांधी जी ने अपनी बुक में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, अगर हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, संपूर्ण स्वराज चाहिए, तो हमें अछूतों को अपने साथ लेना पड़ेगा। यहाँ पर किसी का माइक्रोफोन ऑन है, उसे ऑफ करिए, माइक्रोफोन ऑफ करो, नहीं तो मैं, हाँ जी, कनेक्ट का कौन है, बंद करिए माइक्रोफोन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो अछूत है, जब तक इनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हमारा आंदोलन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं में अधिकांश संख्या अछूतों की ही तो है, उच्च वर्ग तो कम ही है ना, ऊंची जाति तो कम ही है, और उसमें भी अछूत अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत की अधिक संख्या इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो गांधी जी ने कहा नहीं, इन अछूतों को हमें साथ लेना है। तो इसलिए कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है
कि गांधी जी का अछूतों के लिए क्या विचार थे, उन्होंने क्या मान्यता बनाई या क्या कहा, अछूतों को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि अछूत भी भारत के अभिन्न अंग है, वो इसी समाज का अंग है, वो कोई अलग नहीं है। उन्होंने साथ में एक चीज इन अछूतों के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, उन्होंने कहा अछूत नहीं कहना इनको, क्या कहेंगे हम, हरिजन। आपने नाम सुना है, ये शब्द सुना है बच्चों, हरिजन। यस मैम। हम अब अछूतों को अछूत नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे हरिजन। यानी हरि मतलब ईश्वर, गॉड, उनके लोग हैं ये। क्यों? क्योंकि हमारी समाज की सेवा करते, ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें हमें अपने साथ रखना है, ठीक, और इनको बराबर का अधिकार देना है, ठीक, इनको समाज में अपने बराबर लाना है, इनको अपने साथ रखना है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के लोग हैं, हरिजन है, क्योंकि ये समाज में इनके बगैर समाज चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेवा प्रदान करते थे। और इनको हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो वर्ण व्यवस्था ऐसी तो है, सबसे ऊपर ब्राह्मण जो हमारी शिक्षा का कार्य करता है, उसके बाद क्षत्रिय जो हमारी रक्षा करता है, तृतीय वैश्य व्यापार करता है, और चौथा हमारा शूद्र। शूद्र ही हरिजन बने बाद में, जो हमारे समाज की सेवा करते, और इनको ही हम पीछे करते आ रहे हैं सदियों से, इनको हमें अपनी मुख्य धारा से मिलाना है। तो उन्होंने हरिजन की अवधारणा में ये कहा कि हरिजन समाज का महत्वपूर्ण अंग है और इनको समान अधिकार मिलना चाहिए। जैसे उस टाइम पर इनको गांव से बाहर रखा जाता था, इनके कुएं अलग होते थे, ये सामान्य लोगों के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इनको समान अधिकार देना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं गांधी जी के विचार कि कैसे हरिजन से लेकर उनके क्या विचार थे। आपको ये वाले पूरा का पूरा ये पैराग्राफ मिल जाएगा आपको बच्चों, पेज नंबर 68 पर, ठीक है। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा है उन्होंने कहा उन्हें मंदिरों पे भी प्रवेश मिलना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पे भी प्रवेश मिलना चाहिए, उन्हें समाज के साथ समान अधिकार मिलना चाहिए। और जब तक ये हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, ठीक है बेटा। तब तक हमें सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जब तक हमारा एक वर्ग पीछे रहे। और उसके बाद हमने अंबेडकर जी के बारे में तो पढ़ा। अंबेडकर को जानते हो? भीमराव अंबेडकर। क्या किया इन्होंने बताओ? संविधान का निर्माण किया। लेकिन सबसे पहले इन्होंने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन का निर्माण किया, एक पार्टी बनाई उन्होंने, ठीक है, एसोसिएशन का निर्माण किया, ठीक। तो ये उन्होंने इसमें कहा कि दलितों को अधिकार दिए जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अधिकार देने चाहिए। उन्होंने अधिकारों की मांग की। जब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि इन्होंने इस क्लास को समाज में बराबर का दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। इन्होंने कहा कि दलित वर्ग का उद्धार होना चाहिए, दलित वर्ग के लिए हमें काम करना चाहिए। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है बेटा कि एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है? पृथक निर्वाचिका का। पृथक निर्वाचिका मतलब सबके लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था करना।
जब अंग्रेजों ने देखा इनका राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है और गांधी जी एक तरीके से समाज को जोड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने एक, क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो राज करो। क्या नीति थी बच्चों, बोले हो, बोलो। फूट डालो राज करो, डालो राज करो। हाँ, डालो राज करो। तो एक क्वेश्चन आता है बार बार बच्चे कि पृथक निर्वाचिका के संबंध में प्रत्येक पार्टी, जो उस टाइम तक कौन कौन सी पार्टियां हो चुकी थी, कांग्रेस भी हो गई थी, एक दलित वाली भी हो गई थी और एक मुस्लिम लीग भी हो गई थी। मैंने आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सीमा बता रही हूँ, अभी तो आपको क्या बता रही हूँ, अछूतों के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद, हाँ ये बाद में पढ़ेंगे हम, इससे पहले पढ़ेंगे हम सीमाएं पढ़ रहे थे। तो अछूतों ने इसका समर्थन नहीं किया, तो गांधी जी ने जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो उन्होंने हरिजन के लिए ये बातें कही। दूसरी सीमा इसमें क्या थी कि मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम लीग किसकी पार्टी थी, कौन बच्चा बताएगा, बोलिए। हाँ बच्चे, मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, ये मुसलमानों के लिए ऐसा माना जाता था कि ये मुसलमानों की पार्टी है। जब असहयोग आंदोलन चला था तो हमने देखा था असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी मिला दिया गया था और ये आंदोलन एक बहुत बड़े स्तर पे चला था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया और गांधी जी ने उसे वापस ले लिया तो मुसलमान उदासीन, मतलब एक तरीके से कह सकते हो, उन्हें लगा कि हमने इतना आंदोलन किया, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और उनके दिमाग में धीरे धीरे ये बात आने लगी जो कांग्रेस वो केवल हिंदुओं की ही पार्टी है और गांधी जी जो भी आंदोलन चलाते हैं वो हिंदुओं के लिए ही चलाते हैं, उससे अंग्रेजों ये मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्हें लगा कि ये आंदोलन केवल हिंदुओं का ही आंदोलन है। असहयोग में क्या था, असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा हुआ था। तब मुसलमानों को ये लग रहा था जो असहयोग आंदोलन है वो मुसलमानों के लिए भी है क्योंकि इसके साथ खिलाफत आंदोलन जुड़ा हुआ था। अब इसकी सीमा क्या होगी, हमारे देश के जो बड़े वर्ग थे दोनों, अछूत और मुस्लिम, उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो हमारे तो आधा समाज तो निकल ही गया, हमारे देश के आधे लोग तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। तो इतना ये जितना असहयोग सक्सेस हुआ उतना ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा उतना सक्सेस नहीं हुआ। तब गांधी जी ने इस हरिजनों को भी अपने साथ लेने की बात की। अब आपके देखिए एक क्वेश्चन है आपके बुक में, लास्ट में क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचिका को लेकर उस समय राजनीतिक दलों के क्या क्या विचार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए, पता नहीं इसमें आपकी एक्सरसाइज का है या नहीं, लेकिन यहाँ देख लीजिए, पृथक निर्वाचिका, जैसे मैंने बताया उनका जो मंत्र था फूट डालो राज करो, तो उस टाइम अंग्रेजों ने एक चाल चली, क्योंकि बहुत समय से हम कह रहे थे कि हमें कम से कम अपने स्थानीय क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार प्राप्त हो। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है आप शासन कीजिए, हेलो, तो शासन कीजिए, चुनाव होंगे स्थानीय निकायों में, है ना, स्थानीय निकायों में चुनाव होंगे, लेकिन कैसे चुनाव होंगे, पृथक निर्वाचिका, यानी सबके लिए अलग अलग होंगे चुनाव, मुसलमानों के लिए अलग होंगे, दलितों के लिए अलग होंगे, हिंदुओं के लिए अलग होंगे। क्या ऐसा होना चाहिए, बोलिए हाँ, नो मैम। अगर हम हर चुनाव को अलग कर देंगे, मुसलमानों के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, सरदारों के लिए अलग, अछूतों के लिए अलग, तो हमारा देश तो बढ़ जाएगा, है ना। अब तो ऐसे नहीं होते ना, हमारे चुनाव सभी के लिए होते हैं, चाहे उस जगह से मुसलमान खड़ा हो जाए चाहे हिंदू खड़ा हो जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं,
पृथक निर्वाचिका करेंगे और अलग अलग चुनाव कराए जाएंगे। ठीक, इसमें प्रत्येक राजनीतिक दल का, प्रत्येक क्या, 3 ही थे, दलितों का क्या विचार था, मुसलमानों का क्या विचार था और कांग्रेस का, ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि वो क्या सोचते थे कि अंग्रेजों ने जो ये उनको अवसर प्रदान किया, क्या ये सही था या गलत था। आप मुझे बताइए कि ये सही था या गलत था, बोलो। क्यों मैम गलत गलत था। हाँ, क्यों गलत था बेटा, मैम बोलो। मैम क्योंकि इस देश में जितनी भी जातियां उनके बीच भेदभाव पैदा होता है। और मैम और बोलिए। हाँ बेटे, लड़ाई होती है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे या आप हरिजन के लिए, है ना, जो अंबेडकर जी थे वो इस बात के लिए तैयार हो गए। वो क्यों तैयार हो गए? उन्होंने कहा कि अगर ये सामूहिक निर्वाचन हुए, है ना, तो इसमें अछूतों को सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इनको सीट नहीं मिलेगी और ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हम तैयार है पृथक निर्वाचिका के लिए। ये अंबेडकर जी के विचार थे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, गांधी जी समझ चुके थे कि ये अंग्रेजों की चाल है और अगर इस तरीके से हरिजन वर्ग भी निकल गया तो हमारी आधी शक्ति तो खत्म हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा नहीं, पृथक निर्वाचिका हरिजनों के लिए नहीं होगी, सामूहिक होगी। इस बात को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी में थोड़ा सा नाराजगी हो गई। ठीक, गांधी जी ने कहा कि जब तक आप अपना ये प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। ठीक, अब गांधी जी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ऊंची जात के हो, क्योंकि गांधी जी के लिए ऐसा नहीं था, सब लोग मानते थे उनको, है ना। तो जब अम्बेडकर जी ने देखा कि गांधी जी तो जिद करके बैठ गए हैं अनशन पर, तो उनको झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पृथक निर्वाचिका का जो प्रस्ताव है उसे वापस लेता हूं। तब गांधी जी ने कहा ठीक है, हम इतना कर देंगे हरिजन और अछूतों के लिए, हम कुछ सीटें आरक्षित कर देंगे। ठीक है, आरक्षित कर देंगे, लेकिन चुनाव अलग नहीं होंगे, है ना। आपने पढ़ा है ना 9th में कि सीटें आरक्षित है हमारे यहाँ पर इलेक्शन में, है ना, लोकसभा में इन लोगों के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा हम इलेक्शन में अलग नहीं करेंगे, इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देंगे कि इस जगह से हरिजन ही खड़ा होगा, अछूती खड़ा होगा, अनुसूचित जनजाति खड़ी होगी या अनुसूचित जाति। अब इनको आरक्षित ये नहीं कहा जाता, अछूत नहीं कहा जाता, आरक्षित और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में इनको रखा गया है। इनके लिए सीट आरक्षित रहेगी, क्लियर, लेकिन चुनाव अलग से नहीं होंगे। इस बात पर दोनों में सहमति बनी और गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। ठीक, अब मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी? वो भी हल्ला मचा रही थी कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। ठीक, गांधी जी ने बोला बिल्कुल नहीं, मुस्लिम लीग भी साधारण चुनाव में ही पार्टिसिपेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो संख्या में कम नहीं है, वो इक्वल है हिंदुओं के और पिछड़े भी नहीं है, ना इनको आरक्षण दिया जाएगा। तो मुस्लिम लीग की बात भी नहीं मानी गई। अब ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। दलितों ने क्या सोचा, मुस्लिम लीग ने क्या सोचा, और तीसरा नंबर है कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या कहा इस प्रस्ताव के लिए? कौन सा प्रस्ताव? पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव। दलित वर्ग ने क्या कहा वो लिखेंगे हेडिंग डालकर। मुस्लिम लीग के क्या विचार थे वो लिखोगे। अब कांग्रेस के क्या विचार थे पृथक निर्वाचिका को लेकर? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं अंग्रेज फूट डाल रहे हैं,
ठीक, उन्होंने कहा जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं वैसे ही होंगे, कोई पृथक निर्वाचिका का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? बोलिए Yes, बच्चे, ma'am. सबको क्लियर हो गया? अब आता है हमारा, ये भी हो गया। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, है ना? आपका लास्ट टॉपिक है बेटा सामूहिक आंदोलन का भाव। क्या है? सामूहिक आंदोलन का भाव। ठीक है बच्चे, अब सामूहिक आंदोलन का भाव, अब किसी ने भी सामूहिक भावना हमें जगानी है तो कैसे जगाएंगे बेटे? इसके लिए सबसे बड़ी बात है हमारी करने के लिए ये चिन्ह, ये गीत, ये चित्र बनाए गए ताकि हम आपस में जुड़ सके। अब तिरंगा है ना, इसमें हमारी सामूहिक भावना कैसे जागती है? अब चाहे वो उत्तर भारत का हो चाहे दक्षिण भारत का, वो तिरंगे का सम्मान करेगा, है ना? सबकी सामूहिक भावना उससे जुड़ी हुई है। समझ में आ रही बात? तो इसी को बोलते हैं सामूहिक भावना का आंदोलन। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों, बोलिए हो गया बच्चों? अब आप लोग क्या करेंगे? कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेकेंड यूटी आ रहा है आपका। ठीक बेटा? और उस सेकेंड यूटी के लिए आप